कभी सोचा है कि दुनिया भर के ज्ञान को मतलब सारी जानकारी को एक लॉजिकल तरतीब में, एक स्ट्रक्चर में कैसे रखा जा सकता है? ये सवाल बहुत पुराना और बहुत बड़ा है। आज हम ऐसी ही एक बेहद मशहूर कोशिश के बारे में बात करने वाले हैं। ऑगस्ट कॉम्ट का हायरार्की ऑफ साइंसेस, या कहें विज्ञान का सोपान। अच्छा, चलिए एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर किसी को ये काम दिया जाए कि विज्ञान की जितनी भी फील्ड्स हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सबको एक क्रम में जमाओ, तो शुरुआत कहाँ से होगी? सबसे पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या? ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है और 19वीं सदी के एक दार्शनिक थे ऑगस्ट कॉम्ट, जिन्होंने इसका जवाब देने की एक बहुत दिलचस्प कोशिश की। तो ये हैं ऑगस्ट कॉम्ट। इन्होंने ही विज्ञान के लिए एक बहुत ही क्लियर, एक सीढ़ी जैसा स्ट्रक्चर सुझाया था, जिसे हायरार्की ऑफ साइंसेस या विज्ञानों का सोपान के नाम से जाना गया। देखिए, उनका मानना यह था कि विज्ञान ये सब अलग-अलग आइलैंड्स की तरह नहीं है, बल्कि ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक खास क्रम में एक दूसरे पर टिके हुए हैं। तो सवाल उठता है कि इस पूरे सिस्टम का, इस पूरी हायरार्की का मेन प्रिंसिपल क्या है? कॉम्ट ने इसे एक बहुत ही सरल लेकिन यकीन मानिए बहुत पावरफुल सिद्धांत पर खड़ा किया था। कॉम्ट का जो मेन आइडिया है वो है बढ़ती निर्भरता का सिद्धांत। अब इसका मतलब क्या है? बिल्कुल सीधा सा मतलब है, इस क्रम में, इस हायरार्की में हर विज्ञान अपने से ठीक पहले वाले विज्ञान के नियमों पर डिपेंड करता है, उस पर निर्भर है। मतलब कोई भी साइंस अकेला खड़ा नहीं हो सकता, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक चेन की तरह। और इस सीढ़ी का जो लॉजिक है ना, वो बहुत ही दिलचस्प है। ये सीढ़ी शुरू होती है सबसे सरल और सामान्य यानी सिंपल एंड जनरल चीजों से, और धीरे धीरे ऊपर जाती है सबसे जटिल और खास यानी कॉम्प्लेक्स एंड स्पेसिफिक चीजों की तरफ। सीधा सा नियम है, जो विज्ञान जितना ज्यादा बेसिक और जनरल होगा वो सीढ़ी में उतना ही नीचे होगा, और जो जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स और स्पेसिफिक होगा वो उतना ही ऊपर। तो फिर ये सीढ़ी असल में दिखती कैसी है? चलिए एक एक कदम करके देखते हैं। शुरू करते हैं सबसे निचले पायदान से, एकदम फाउंडेशन से। तो सबसे नीचे इस पूरी इमारत की नींव में है मैथमेटिक्स यानी गणित। काउंट के हिसाब से गणित ही सबसे फंडामेंटल है। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा जनरल और एब्स्ट्रैक्ट साइंस है। बाकी सब कुछ, लिटरली सब कुछ इसी पर टिका हुआ है। अब अगला कदम एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल शास्त्र। देखिए ये क्या करता है, ये गणित के उन्हीं एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स को लेता है और उन्हें असल दुनिया की चीजों पर, जैसे ग्रहों और तारों पर लागू करता है। तो ये गणित पर तो निर्भर है, लेकिन उससे एक स्टेप ज्यादा स्पेसिफिक है। इसके बाद आता है फिजिक्स यानी भौतिकी। फिजिक्स क्या करता है? ये मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी दोनों के नियमों पर खड़ा होता है और मैटर और एनर्जी की जनरल प्रॉपर्टीज की स्टडी करता है। तो अब हम एस्ट्रोनॉमी से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स लेवल पर आ गए हैं। सीढ़ी पर हमारा अगला पायदान है केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र। अब ये और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री फिजिक्स के नियमों का इस्तेमाल करती है ये समझने के लिए कि मैटर असल में बना कैसे है, अलग अलग एलिमेंट्स आपस में इंटरैक्ट कैसे करते हैं। और फिर हम आते हैं बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान पर। ये एक और लेवल ऊपर है कॉम्प्लेक्सिटी में। बायोलॉजी को, जिंदा चीजों को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को समझने के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों के नियमों की जरूरत पड़ती है। देख रहे हैं ना पैटर्न? हर कदम के साथ कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है। तो अब हम पहुंचते हैं इस सीढ़ी के बिल्कुल शिखर पर, द पिनिकल, एक ऐसे विज्ञान पर जिसे नाम देने का श्रेय भी खुद ऑगस्ट कॉम्टे को ही जाता है। कॉम्ट ने इसे कहा द क्वीन ऑफ द साइंसेस यानी विज्ञानों की रानी। उनके लिए सोशियोलॉजी या समाजशास्त्र ही वो आखिरी और सबसे जरूरी साइंटिफिक फील्ड थी। पर सवाल ये है कि सोशियोलॉजी को ही ये टॉप स्पॉट क्यों मिला? देखिए इसके पीछे कई वजहें हैं। पहली, ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को स्टडी करता है, इंसानी समाज। दूसरी बात, समाज को समझने के लिए आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, इन सबसे नीचे वाले सभी विज्ञानों के प्रिंसिपल्स की जरूरत पड़ती है। और आखिर में ऐतिहासिक रूप से देखें तो ये विज्ञानों में सबसे नया भी है। तो अब ये समझते हैं कि कॉम्ट के दिमाग में आखिर चल क्या रहा था। मतलब इस तरह का एक रिजिड स्ट्रक्चर बनाने के पीछे उनका असल मकसद क्या था। इसे समझने के लिए हमें उनकी लेगेसी और उनकी फिलॉसफी को थोड़ा देखना होगा। देखिए, कॉम्ट एक पॉजिटिविस्ट थे, जिसे हिंदी में प्रत्यक्षवादी कहते हैं। उनका मानना था कि असली ज्ञान सिर्फ साइंटिफिक फैक्ट्स और सबूतों से ही आ सकता है, किसी की राय या अटकलों से नहीं। तो उनके लिए इस पूरी हायरार्की का मकसद था
ऐसे साइंटिफिक लॉज खोजना जो एब्सोल्यूट हो, सर्टेन हो, अटल हो और निश्चित हो। वो नॉलेज का एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते थे जिस पर कोई सवाल ही ना उठा सके। और ये सब हमें आज एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज की दुनिया को देखिए, जहां साइंस की अलग अलग ब्रांचेस एक दूसरे में घुल मिल गई हैं। इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च हो रही है, बायोफिजिक्स, न्यूरोकेमिस्ट्री जैसी एकदम नई नई फील्ड्स बन रही हैं। ऐसे में क्या कॉम्प्ट की वो एक अकेली सीढ़ी वाला मॉडल आज भी उतना ही रिलेवेंट है? ये वाकई एक सोचने वाली बात है।